मोगा की सुबह शांत थी, लेकिन फतेह सिंह के भीतर वो शांति कब की टूट चुकी थी। जो आदमी कभी सीमाओं पर मौत से आंख मिलाकर आता था, अब हल जोतते वक्त भी भीतर से कांपता था। उसकी आत्मा में जंग की गूंज अब भी बसी थी, मगर चेहरा शांत किसान का था। उसके खेतों की मिट्टी को तो शांति चाहिए थी, लेकिन उसकी रगों में अब भी तूफान जिंदा था। गांव के लोग उसे इज्जत देते थे, मगर वह जानता था कि वे उसकी कहानी के सिर्फ बाहरी पन्ने पढ़ पाए हैं। असली किताब तो बंद थी, एक ऐसी किताब जिसमें खून, विश्वासघात और अधूरा न्याय था। उसकी दिनचर्या में बदलाव तब आया जब पड़ोस में रहने वाली पत्रकार निम्रत कौर ने एक रिपोर्ट बनानी शुरू की। एक स्थानीय ऐप के जरिए कई गरीब किसानों से पैसे लूटे जा रहे थे। पहली बार फतेह ने उसके काम में दिलचस्पी ली, क्योंकि निम्रत की आंखों में वही आग थी जो किसी वक्त फतेह के सीने में धधकती थी। तुम्हें इनसे डर नहीं लगता? फतेह ने उससे पूछा था। डर सिर्फ वही दिखता है जो कुछ छिपा रहा हो, उसने मुस्कुराकर कहा था। मैं तो सिर्फ सच दिखा रही हूं। लेकिन सच को दिखाना आसान नहीं था। 3 दिन बाद निम्रत लापता हो गई। कोई खबर नहीं, कोई संदेश नहीं। उसका फोन स्विच ऑफ। उसकी मां दर दर भटकती रही। पुलिस ने केस तो दर्ज किया, पर उसकी फाइल धूल खा रही थी। फतेह का खून खौल उठा। उसने उस पेन ड्राइव को निकाला जो निम्रत ने उसे दिया था। उसमें एक वीडियो था, निम्रत की रिकॉर्डिंग। अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद मैं अब तक लापता हो चुकी हूं। मैंने जो सच उजागर किया है वो कई चेहरों से नकाब हटा देगा। रजा नाम के आदमी से सावधान रहिए। वो सिर्फ नाम में इंसान है, असल में वो एक नेटवर्क है, एक साया जो सब निगलता जा रहा है। फतेह ने अपना पुराना ट्रंक खोला। यूनिफॉर्म नहीं, मगर अतीत के निशान उसमें आज भी जिंदा थे। उसने दिल्ली में अपने एक पुराने साथी कैप्टन कबीर से संपर्क किया, जो अब एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में बैठता था। कबीर ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, वापसी ठीक सोच समझकर करना। भाई, फतेह को यह वापसी करनी ही थी। एक दिन गांव की कंप्यूटर क्लास में एक नई लड़की आई, खुद को खुशी शर्मा कहने वाली एक तेज तर्रार हैकर। वो सरकारी कार्यशालाओं के नाम पर गांव-गांव जाकर साइबर सिक्योरिटी की क्लास लेती थी। लेकिन फतेह ने उसकी आंखों में कुछ और देखा, एक डर, एक पछतावा और गहरा राज। रात में जब गांव सोता, फतेह खुशी से उसके असली इरादों के बारे में पूछता। तुम कौन हो असल में? खुशी ने जवाब में सिर्फ एक तस्वीर दिखाई, एक स्क्रीनशॉट जिसमें रजा के साथ उसकी पुरानी वीडियो कॉल थी। मैं उसकी टीम में थी, उसने कहा। लेकिन जब मैंने देखा कि वो लोगों की जिंदगी नहीं, आत्मा भी चूस लेता है, तो मैंने निकलने की कोशिश की। उसने मेरे भाई को मार दिया। अब मैं रिडेम्पशन चाहती हूँ। फतेह ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया, दिल्ली जाकर उस सर्वर फॉर्म तक पहुंचना जहां से रजा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। मगर यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद एक शख्स मिला, दानिश, एक पूर्व एथिकल हैकर, जो अब अंडरग्राउंड हो चुका था क्योंकि उसने रजा के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी। उसका चेहरा जला हुआ था, मगर उसकी आंखों में आग बाकी थी। दानिश ने उन्हें बताया कि रजा की पहचान असली नहीं है। रजा असल में कोड नेम है। उस इंसान का असली नाम इब्राहिम रॉय था, जो फतेह का ही ट्रेनिंग ऑफिसर था। फतेह को जैसे बिजली का झटका लगा। वही इब्राहिम जो ट्रेनिंग के दिनों में कहता था, दुश्मन बाहर नहीं होता बेटा, भीतर होता है, खुद को जीतना सीखो। अब वही आदमी देश के सबसे बड़े साइबर सिंडिकेट का सरगना बन गया था। खुशी ने पूछा, तुम्हारा क्या इमोशनल कनेक्शन है इस आदमी से? फतेह ने जवाब दिया, उसने मुझे फाइट करना सिखाया था, अब उसी से फाइट करनी है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सर्वर लोकेशन का पता लगाया, एक पुराने कॉलेज के बेसमेंट में बना हाईटेक सेटअप, जहां रजा की डिजिटल आर्मी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के डेटा को चूस रही थी। खुशी ने सिस्टम में एक वायरस डालने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उन्हें एक 0 दिन एक्सप्लॉइट चाहिए था, जो सिर्फ एक शख्स के पास था, रुद्र नाम का एक ग्रे हैट हैकर, जो सिर्फ अपने नियमों से चलता था। रुद्र ने सिर्फ एक शर्त पर मदद की, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा, किसी का डेटा डिलीट कराना है जो मेरे भाई को जेल भेज चुका है। फतेह ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम भी उसी जैसे बन जाएंगे, उसने कहा। रुद्र हंसा, तुम्हें नहीं पता कि युद्ध में सिद्धांत नहीं चलते,
सिर्फ चालें चलती हैं। अंततः खुशी ने रुद्र को मना लिया, उसके भाई को जेल से रिहा कराने का वादा करके। रुद्र ने एक्सप्लॉइट दे दिया। अब प्लानट तैयार था, लेकिन एक चीज बाकी थी, निम्रत। उसकी लोकेशन अब भी कोई नहीं जानता था, लेकिन खुशी को रजा के एक पुराने कोड के आधार पर अंदाजा था कि वो कोड नेम ब्लैक होल साइट पर कैद है, जो कि एक अंडरग्राउंड डेटा सेंटर है, दिल्ली के बाहर एक निर्जन फैक्ट्री में। वहीं से कहानी अब और गहराई में उतरती है। फतेह की आंखों में अब दो ही छवियां बार बार उभर रही थीं। एक ट्रेनिंग ऑफिसर इब्राहिम रॉय की, जिसने उसे राष्ट्र के लिए मिट जाना सिखाया था, और दूसरी निम्रत की, जो उसी राष्ट्र की सच्चाई उजागर करते करते लापता हो गई थी। दोनों की तस्वीरें दिमाग में टकरा रही थीं, और बीच में वह खुद खड़ा था, फतेह। ब्लैक होल नाम का वह अंडरग्राउंड डेटा सेंटर कोई सामान्य जगह नहीं थी। वो एक साइबर जेल थी, जहां डिजिटल रूप से कैद की गई इंसानी जिंदगियां सांस ले रही थीं। खुशी के नेटवर्क से मिली जानकारी के मुताबिक निम्रत की आखिरी डिजिटल ट्रेस वहीं की थी, लेकिन ब्लैक होल तक पहुंचना आसान नहीं था। खुशी ने फतेह से कहा, ब्लैक होल एक डिजिटल भूल भुलैया है। वहां जाना तो आसान है, लेकिन निकल पाना लगभग नामुमकिन। मैं उसके लिए जिंदा हूं जिसने अपने शब्द मुझ पर छोड़े थे, फतेह बोला। अब वो लड़की गायब हो गई है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसे ढूंढ न लूं। वो दोनों रुद्र के दिए 0 दिन एक्सप्लॉइट के सहारे ब्लैक होल में घुसने की योजना बनाते हैं। साथ में शामिल होता है दानिश, जिसकी जिंदगी पहले ही रजा ने तबाह कर दी थी। अब वो अपने घावों को हथियार बनाकर वापसी चाहता था। तीनों रात के अंधेरे में दिल्ली से बाहर उस फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। जगह वीरान है, लेकिन अंदर की दीवारें इतनी आधुनिक तकनीक से लैस थीं कि उन्हें छूते ही इंसान की सांसें माप ली जाती थीं। दानिश हैकिंग करता है, खुशी सिग्नल बाउंस करती है, और फतेह खामोशी से दरवाजे पर खड़ा हर सेकंड निगाहें दौड़ाता है। सुरक्षा व्यवस्था भेदने के बाद जब वे अंदर पहुंचे, तो उन्हें मिली एक ऐसी डिजिटल कैद जहां कंप्यूटर स्क्रीन पर इंसानों की जिंदगियों के क्लिप चल रहे थे। उनमें से एक में थी निम्रत। वो जिंदा थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी तेज थीं। फतेह को देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होठ कांप उठे। मैं जानती थी कि तुम आओगे, वो बुदबुदाई। उसकी कैद को तोड़ना आसान नहीं था। सिग्नल ट्रैप्स, सिक्योरिटी स्कैनर्स और टाइम लॉक को पार करने के लिए खुशी ने खुद को एक डिजिटल सर्किट से जोड़ दिया। वह सब एक जिंदा कीबोर्ड बन गई थी। अगर मैं विफल हो गई, खुशी बोली, तो मेरी यादें इस सिस्टम में घुल जाएंगी। मुझे निकाल पाना संभव नहीं होगा। तुम पीछे हट सकती हो, फतेह ने कहा। पीछे हटने का हक मैंने सालों पहले खो दिया, उसने जवाब दिया। तभी अचानक सिस्टम में रजा की आवाज गूंजी। तुम समझते हो कि तुम जीत रहे हो? नहीं फतेह, तुम मेरी ही योजना के तहत चल रहे हो। तुम्हें निम्रत तक पहुंचने देना, खुशी को सिस्टम में घुसने देना, ये सब मैं चाहता था। फतेह चौंका। तू क्या चाहता है? उसने पूछा। मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे लोग मसीहा माने, रजा बोला। और उसके बाद मैं उस मसीहा को दोषी साबित करूं, ताकि लोगों का भरोसा सिस्टम से पूरी तरह टूट जाए। तुम वही चेहरा हो, फतेह। खुशी अब डर रही थी। वो फतेह से कहती है, हम उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुके हैं, हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। फतेह रजा को चुनौती देता है, अगर तू वाकई इतना ताकतवर है तो सामने आ, मिलूंगा तुमसे, लेकिन अपनी ही दुनिया में, डिजिटल ग्लेडिएटर एरेना में, जहां सिर्फ एक जीतेगा। रजा की आवाज फीकी पड़ जाती है। ब्लैक होल से निकलते हुए रजा का पर्सनल मैसेज फतेह को मिलता है, एक VR हेडसेट और एक मैसेज। असली जंग अब शुरू होगी। दिल्ली वापसी पर मीडिया में अफवाहें उड़ने लगती हैं। फतेह सिंह देश का साइबर टेररिस्ट, कुछ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। पत्रकार निम्रत कौर की बरामदगी फर्जी, सेना का पूर्व जवान ही निकला मास्टरमाइंड। फतेह को झटका लगता है। उसका चेहरा, उसकी पहचान अब एक क्रिमिनल की तरह दिखाया जा रहा था। कबीर, जो अब भी सरकार में था, फतेह को फोन करता है। तू देश का नाम मिट्टी में मिला रहा है, वो चिल्लाता है। या तो तुम मुझे पहचानते नहीं, या अब तुम वही देख रहे हो जो सिस्टम दिखा रहा है। फतेह का जवाब ठोस था। अब ये थी अगला कदम था रजा के
एरेना में उतरना। लेकिन उससे पहले फतेह को अपने नाम की सफाई चाहिए थी। खुशी ने एक प्लान बनाया, एक लाइव हैकेथॉन। वह खुद को कैमरे के सामने लाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि असली मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फतेह को पुलिस ने पकड़ लिया। निम्रत चिल्लाई, आप गलत आदमी को ले जा रहे हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता। जेल में फतेह और रजा की पहली सीधी बातचीत होती है स्क्रीन के जरिए। तू हीरो था फतेह, लेकिन अब मैं तुझे विलन बना दूंगा और दुनिया तुम्हारी ही जुबान से सुनेगी मेरे बनाए स्क्रिप्ट में। फतेह मुस्कुराता है, तू मुझे जितना तोड़ना चाहता है मैं उतना ही बनता जाऊंगा। तूने जिस आग में फेंका है मैं उसी से निखरूंगा। वहीं दूसरी ओर खुशी और दानिश एक आखिरी प्लान तैयार करते हैं, ऑपरेशन वज्र, जिसमें वो देश भर के डिजिटल कैमरों, सर्वरों और मीडिया नेटवर्क को हैक कर एक लाइव फीड लॉन्च करते हैं, जिसमें निम्रत सच्चाई उजागर करती है। रजा कोई आम अपराधी नहीं, वो भारत की आत्मा को खोखला कर रहा है। फतेह, जो कभी उसके छात्र थे, आज वही उसे रोकने की सबसे बड़ी उम्मीद है। पूरे देश में कोहराम मच जाता है। पुलिस फतेह को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। अब अगला मोर्चा है रजा के डिजिटल ग्लैडिएटर एरेना में आखिरी लड़ाई। फतेह अब रिहा हो चुका था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका नाम, उसकी पहचान, उसके सिद्धांत सब कुछ सार्वजनिक रूप से काट छांट कर उसे एक खलनायक की तरह दिखाया जा चुका था। लेकिन एक चीज अब भी बची थी, सच्चाई। और उसी सच्चाई की लड़ाई के लिए उसे उतरना था अब उस एरेना में, जिसे रजा ने डिजिटल ग्लैडिएटर नाम दिया था। कबीर ने उससे कहा, इस बार जंग बंदूक से नहीं, दिमाग से है। वहां कोई गोली नहीं चलेगी, पर हार का मतलब होगा सब कुछ मिट जाना। फतेह ने सिर झुकाया, इस बार मैं गोली नहीं चलाऊंगा, पर शब्द भी तलवार से तेज बनेंगे। खुशी और दानिश ने मिलकर एक न्यूरल इंटरफेस स्यूट तैयार किया, ऐसा सिस्टम जो फतेह को रजा के बनाए वीआर एरेना में एक डिजिटल योद्धा बना देगा। दिमाग के हर विचार को एक हथियार में बदल देगा। लेकिन ये जोखिम भरा था। अगर दिमाग हिल गया तो शरीर कोमा में जा सकता था। मैं तैयार हूं, फतेह बोला। इस युद्ध को मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। एरेना शुरू हुआ। आंख खुलते ही फतेह एक अंधेरे मैदान में था। चारों ओर मलबा, डेटा की टूटी हुई इमारतें, अधूरी फाइलें, जैसे किसी डिजिटल युद्ध का मैदान हो। तभी सामने आया रजा एक चमकते हुए शेर की तरह। स्वागत है मेरे बनाए हुए युग में, वह बोला। यह नियम मैं बनाता हूं और भगवान भी मैं ही हूं। तो फिर आज तुझे तेरे ही नियमों से हराऊंगा, फतेह गरजा। रजा ने पहला हमला किया, डिजिटल मिराज अटैक। एक पल में फतेह के सामने उसके परिवार, गांव और पुराने साथी दिखाई देने लगे, सब मरे हुए, जलते हुए। दर्द असली था, पर ये सिर्फ डिजिटल ट्रिक्स थी। फतेह की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये झूठ है, ये तेरे बनाए हुए दर्द हैं, पर मेरा हौसला असली है। उसने अपना पहला हथियार चलाया, इंटेग्रिटी ब्लेड, एक ऐसा कोड जो रजा की जाली पहचाने काटता गया। हर कट के साथ रजा के चेहरे बदलते गए। एक समय वो ऑफिसर इब्राहिम, फिर एक बिजनेस टाइकून, फिर एक धार्मिक नेता, फिर एक भूखा बच्चा। ये मेरा सच है, रजा चिल्लाया। मैं वही बनता गया जो दुनिया चाहती थी, और इसीलिए तू खो गया, फतेह गरजा। मैं वही रह गया जो मुझे बनना था, फतेह। बाहर की दुनिया में खुशी और दानिश लाइव फीड के जरिए पूरा एरेना दिखा रहे थे। मीडिया, जनता, सरकार सब देख रहे थे कि फतेह अकेले इस डिजिटल सम्राट से लड़ रहा है। रजा ने अंतिम दांव खेला, सिस्टम ओवरलोड। उसने फतेह के दिमाग में वो दृश्य भेजे जो उसने अब तक दबा रखे थे। जंग में मरे हुए दोस्त, उसके कारण बर्बाद हुए गांव वाले, उसकी खुद की आत्मा पर लगे घाव। फतेह लगभग गिर पड़ा, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज उसके कान में गूंजी, निम्रत की। तुम्हारे नहीं हो, तुम लड़ रहे हो हमारे लिए, सच के लिए। वो शब्द जैसे अमृत बनकर उसकी आत्मा में घुल गए। फतेह उठा, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। अब तेरा अंत है, रजा। उसने वज्रा प्रोटोकॉल लॉन्च किया, एक ऐसा कोड जिसे खुशी और दानिश ने सिर्फ फतेह के लिए तैयार किया था। इस कोड से रजा का पूरा सिस्टम खुद ही अपने डेटा से टकराने लगा। रजा की दुनिया ढहने लगी। नहीं,
ये मेरा साम्राज्य है, रजा चीखा। और तू उस साम्राज्य का वो शासक है जो अपने ही लोगों को खा गया, फतेह ने उत्तर दिया। अंततः रज्जा का अवतार जल गया, एक आभासी आग में। उसका असली नाम, पहचान, अकाउंट्स सब डिलीट हो गए। एरेना बंद हो गया। वास्तविकता में फतेह की आंख खुलती है। खुशी उसकी नब्ज चेक कर रही होती है। दानिश पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। ताता, तू जीत गया, खुशी कहती है। फतेह मुस्कुराता है। नहीं, हम जीत गए। एक हफ्ते बाद फतेह को संसद में बुलाया जाता है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है। उसके खिलाफ दर्ज सारे केस रद्द हो जाते हैं। निम्रत फिर से पत्रकारिता में लौटती है, लेकिन अब वह सिर्फ सवाल नहीं पूछती, वह जवाब भी देती है। खुशी दिल्ली में एक साइबर जागरूकता केंद्र शुरू करती है, फतेह फाउंडेशन। दानिश, जो कभी छुपकर जी रहा था, अब खुद स्कूलों में जाकर बच्चों को डिजिटल सुरक्षा सिखाता है। और फतेह, वह मोगा लौट आता है, पर अब उसका हल नहीं कांपता, उसकी आत्मा स्थिर है। और वो मिट्टी जिसे वो जोतता है अब सिर्फ अन्न नहीं उगाती, बल्कि चेतना भी उगाती है। 3 महीने बीत चुके थे। पंजाब के मोगा में अब फिर से हरियाली थी। खेतों में गेहूं की बालियां झूम रही थीं और गांव वालों की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। लेकिन उस रोशनी के पीछे जो नाम था, वो अब सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका था, फतेह। वह कैसी साबिया अब एक सादा किसान था, लेकिन हर रविवार को स्कूल में बच्चों को डिजिटल दुनिया की असलियत सिखाने जाता था। इंटरनेट एक नदी की तरह है, वह बच्चों से कहता। अगर इसे समझ के इस्तेमाल करो तो ये सिंचाई करती है, नहीं तो डुबो देती है। निम्रत भी मोगा आई थी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, जिसका नाम था फतेह, एक सिपाही की दूसरी लड़ाई। लेकिन जब उसने फतेह से पूछा, अब जब तू सब जीत चुका है, तुझे क्या चाहिए? फतेह मुस्कुराया, बस ये कि अगली पीढ़ी को मेरी तरह लड़ना न पड़े। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन दिल्ली में एक अज्ञात ईमेल आया, एक पुरानी एन्क्रिप्टेड फाइल, जिस पर लिखा था, अर्ज़त दो अगर मैं असफल हो जाऊं। खुशी ने फाइल खोली, उसमें एक डिजिटल वसीयत थी, रजा की। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं हार चुका हूं, लेकिन याद रखना, मैं अकेला नहीं था। मेरे जैसे और भी हैं। हर सिस्टम की जड़ में एक कीड़ा है, और अगला वायरस अभी जागा नहीं है। दानिश घबरा गया। मतलब खेल अभी बाकी है? खुशी ने फतेह को कॉल किया। तुम्हें वापस आना होगा, ये युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और अब शुरू होता है एपिलॉग 6 महीने बाद। एक नया चरित्र जी यूरोप में कहीं बैठा है, चेहरा नहीं दिखता। सामने स्क्रीन पर फतेह का चेहरा है। जेड, उसने रजा को खत्म किया, सिस्टम को झकझोरा। अब वक्त है उसे तोड़ने का। एक खतरनाक साजिश तैयार हो रही थी, प्रोजेक्ट शून्य, जिसमें भारत के हर नागरिक की निजी पहचान मिटाई जानी थी। बैंक, वॉइस, इतिहास, सब शून्य में। जैद कहता है, फतेह सिर्फ एक इंसान नहीं, अब वह एक फायरवॉल है, उसे हटाना होगा। मोगा एक रात, फतेह के घर बिजली चली जाती है। खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। फतेह दरवाजा खोलता है, एक 15 साल का लड़का खड़ा है, कांपता हुआ। सर, वो आ रही है, इतः मुझे बचा लीजिए। फतेह उसकी आंखों में देखता है और पहचान जाता है। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी उसकी अपनी आंखों में था। वह चुपचाप कहता है, युद्ध फिर शुरू हो गया है।